अगर आप रशिया का मैप देखें तो एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है और वो है इसका बड़ा साइज़। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो 11 टाइम जोन्स और 2 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। साउथ में बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर कजाकिस्तान के रेगिस्तानों तक और वेस्ट में पोलैटिक सी से लेकर ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के रूस की 80% आबादी सिर्फ 20% एरिया पर रहती है और बाकी तकरीबन पूरा मुल्क खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इतने ताकतवर मुल्क के पास इतनी खाली ज़मीन क्यों है? और रूस का कुछ हिस्सा रहने के लिए आसान और बाकी इतना मुश्किल क्यों है? ये समझने के लिए हमें रूस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि रूस की इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां हैं। लेट्स स्टार्ट। आप रशिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया में, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज़ नजर आएगी। यूरोपियन रशिया सिर्फ 23% एरिया पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर रशिया की 80% आबादी रहती है। जबकि एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहते हैं, 75% एरिया पर फैला हुआ है और ये मोस्टली खाली है। रूस का कैपिटल मॉस्को भी यूरोपियन रशिया में ही है और सेंट पीटर्सबर्ग भी, जो रशिया का कल्चरल हब है। रूस का ज्यादातर रेल रोड नेटवर्क, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न साइड पर हैं। लेकिन आखिर रशियंस ईस्टर्न साइड की तरफ क्यों नहीं आबाद हुए, ये समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। शुरू में रूस इतना बड़ा नहीं था जैसे आज है। उस वक्त इस एरिया में छोटी छोटी स्लाविक कम्युनिटीज थीं, जिन्हें आज वेस्ट रशिया और यूक्रेन कहते हैं। ये कम्युनिटीज दरियाओं के पास थीं और यहाँ जमीन भी फर्टाइल थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन यूरल माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ हालात बहुत डिफरेंट थे। जब रशियन एम्पायर ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो इसने लोगों को ईस्टर्न साइड पर आबाद करने की कोशिश की, मगर वहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइबेरिया अपने शदीद ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब यूरोप ने जैसे नदियों के इर्द गिर्द आसानी से शहर बन गए थे, साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सख्त सर्दी थी और उगता भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दौर में चीजें बदलना शुरू हुईं। जब सोवियत यूनियन 20वीं सेंचुरी के शुरू में पावर में आए तो इसके लीडर्स ने डेवलपमेंट और आबादी को ईस्टर्न साइड पर फैलाने का प्लान बनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में। लेकिन इस दफा लोगों की मर्जी पूछने के बजाय गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती वहां भेजना शुरू किया। यूसुफ स्टालिन की हुकूमत में 1920 से लेकर 1950 तक लाखों लोगों को ईस्टर्न साइड पर भेजा गया। इनमें से कुछ तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का इल्जाम था, और कुछ तो सिंपल शहरी थे जो वहां पर मजदूरी के लिए भेजे गए थे, और कुछ लोगों को तो गुलाग्स बनाकर भेजा गया, जो इंतहाई ठंडे इलाके में मौजूद प्रिजन कैंप्स थे। इन कैंप्स में जिंदगी बहुत सख्त थी। लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइंस, जंगलों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाता और थोड़ा सा खाना और रहने की जगह दी जाती। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न साइड पर नए शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाना शुरू किए, और ये सेंटर्स ऑयल फील्ड्स और माइंस और मिलिट्री बेसिस के करीब थे। इसका मकसद यही था कि साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जा सके और वहाँ पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल भी मजबूत हो जाए। इस दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो 1916 में कंप्लीट हुआ, और ये ट्रैक वेस्ट में मॉस्को से लेकर व्लाटोवास्क जैसे वोट सिटी तक बिछाया गया था, जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और इसका मकसद यह है कि रूस के ईस्टर्न इलाकों को वेस्टर्न एरियाज़ के साथ जोड़ा जा सके। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इससे साइबेरियन इलाकों को कुछ हद तक खोलने में मदद मिली। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर रूसी वहाँ आबाद नहीं होना चाहते थे। नए शहरों और रेलवे के बावजूद सिर्फ चंद लोग ही इन इलाकों में रहने को तैयार हुए, और इसकी सबसे बड़ी और नेचुरल वजह ये थी कि रशिया का वेस्टर्न हिस्सा रहने के लिए बहुत अच्छा है। यूरोपियन रशिया हमेशा से रहने के लिए सूटेबल रहा है। यहाँ का मौसम प्लेजेंट है, ज़मीन फर्टाइल और फ्लैट है, जिसकी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन आसान है। रशिया की इस यूरोपियन पार्ट में स्पेशली ब्लैक अर्थ बेल्ट वाले रीजन की ज़मीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल खड़के वोरोनेड और बेलगरोड जैसे इलाकों तक फैली हुई है, और ये गंदम, जौ और सनफ्लावर की फसलों के लिए बेहतरीन मानी जाती है, और इसीलिए रशिया का 70% अनाज इसी ब्लैक अर्थ रीजन में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह यहाँ के बड़े दरिया जैसे वोल्गा, जो कि यूरोप का सबसे लंबा दरिया है, और नाइपर, ये दोनों हिस्टोरिकली ट्रेड रूट के लिए यूज होते रहे हैं। वोल्गा ज्यादा रोजी शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें काजान, दिशनी, नवगरोड और वोल्गोग्राड शामिल हैं, और ये फाइनली गैस्पियन सी में जाकर गिरता है और इस तरह एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। ये एरिया यूरोप से करीब भी है, जिसकी वजह से इसे वहाँ के ट्रेड, कल्चर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 बड़ी शहर है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों वेस्टर्न साइड पर ही हैं, और इन दोनों में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं।
शहरों में अच्छी सड़कें, हेल्थ केयर सिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हाई क्वालिटी एजुकेशन है। रूस के ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यहाँ हैं, जिसकी वजह से रशिया के सारे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। इवन सोवियत यूनियन के दौर में भी इधर वेस्टर्न साइड को प्रेफर किया जाता था। रशियन एलीट, जिसको रशियन एलीट जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे, वो इधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते थे। सोवियत यूनियन की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं शहरों को जाती थी और ये पैटर्न आज भी है। जैसे आज भी मॉस्को में एवरेज सैलरी रशिया की नेशनल एवरेज सैलरी से डबल है। इसी वजह से रूस में आज आपको एक क्लियर डिवाइड दिखेगा, जबकि साइबेरिया और फार ईस्ट का हिस्सा इससे बहुत पीछे है। और इसकी वजह यह है कि ईस्ट साइड पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। साइबेरिया अपनी सख्त तरीन मौसम की वजह से जाना जाता है। जैसे अगर आप यकूत्स्क को देखें, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, तो वहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दरिया जमे रहते हैं और गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं और उनमें भी मच्छर जिंदगी अजाब बना देते हैं। यहाँ शहर बहुत कम है और उनके बीच बहुत डिस्टेंस है। यहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं और जमी हुई ज़मीन है। सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है और न ही यहाँ कोई खास एग्रीकल्चर है। लेकिन इस खलीपन के बावजूद साइबेरिया नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। इस खित्ते में रशिया के सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे रिच रिसोर्स एरियाज में से एक माना जाता है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक रशिया की 80% नेचुरल गैस और 70% ऑयल साइबेरिया से ही आता है। बल्कि यूरोप को मिलने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ साइबेरिया से ही आता है। इसी तरह साइबेरिया में एक और नेचुरल वंडर भी है और वो है लेक बेकाल। ये कोई आम लेक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1600 मीटर तक है। और इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया की 20% फ्रेश वाटर सप्लाई यहाँ पर है। इसी तरह रशिया की 40% कोल्ड रिजर्व्स भी साइबेरिया में ही हैं और इसके अलावा यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की बहुत बड़ी माइंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एकूट्स्क में मौजूद सुकोई लॉक गोल्ड डिपॉजिट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व्स, जहाँ पर 450 टन सोना मौजूद है। ये इलाका यूरेनियम के ज़खायर में भी अमीर है और यही रूस को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि इन रिसोर्सेज को ज़मीन से निकालना बहुत महंगा पड़ता है। अब जैसे आल्टे का एरिया है, यहाँ सख्त सर्दी होती है और बर्फ़ इतनी होती है कि ज़मीन तक पहुँचना ही मुश्किल है। और फिर यहाँ पर रोड्स भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुँचाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ से ऑयल निकालना मिडिल ईस्ट या अमेरिका जैसे मुल्कों से ऑयल निकालने से बहुत ज़्यादा महंगा और मुश्किल काम है। इतनी टफ कंडीशंस की वजह से जो लोग भी साइबेरिया में रहते हैं, मोस्टली वो होते हैं जिनकी ऑयल, गैस या माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं। इधर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ शहर बहुत दूर दूर हैं और फिर बीच में जंगल हैं, बर्फ़ है और मौसम भी शदीद ठंडा है। इसीलिए जब जॉब ख़त्म होती है तो लोग ये इलाका छोड़ देते हैं और इसीलिए आपको साइबेरिया में बहुत से गोस्ट टाउन्स भी नज़र आएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने लोगों को मुफ्त ज़मीन, कम टैक्सेस और इवन पैसे का लालच भी देने की कोशिश की ताकि वो ईस्टर्न साइड पर जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं। और वजह सिंपल है, यहाँ सख्त सर्दी है, शहर बहुत दूर है और फिर बीच में जंगल है, बर्फ़ है और मौसम भी शदीद ठंडा है। और अगर कोई इन्वेस्ट कर भी दे तो प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जगह अभी भी बहुत मुश्किल है। और बेसिक नेसेसिटीज़ जैसा कि स्कूल, हॉस्पिटल और इवन इंटरनेट भी मुश्किल से मिलता है। लाइफ इज़ जस्ट टू डिफ़िकल्ट देयर। इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न की एक और वजह ये भी है, रशिया की गर्म समंदरों तक लिमिटेड एक्सेस है और इसकी वजह इसकी इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। रशिया की ज़्यादातर कोस्टलाइन या तो सारा साल जमी रहती है या फिर ग्लोबल शिपिंग रूट से बहुत दूर है। रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, लेकिन ये समंदर साल में 9 महीने तो जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ आइस मेल्ट तो हो रही है, मगर फिर भी यहाँ पर शिप्स के जरिए गुजरना खतरनाक और महंगा काम है। रशिया का ईस्टर्न हिस्सा पैसिफिक ओशन को टच तो करता है और वहाँ व्लादिवोस्टॉक जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, लेकिन असल प्रॉब्लम डिस्टेंस है। 9000 किलोमीटर दूर है और साइबेरिया के बिल्कुल दूसरी तरफ है। अब व्लादिवोस्टॉक है तो वार्म वाटर पोर्ट, लेकिन सर्दियों में यहाँ भी पानी अक्सर जम जाता है और फिर सिर्फ आइस ब्रेकर शिप्स के जरिए ही गुजरा जा सकता है। इसलिए ये पोर्ट इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन रशिया इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता।
रशिया के पास सबसे ज़बरदस्त समुद्री एक्सेस ब्लैक सी में सेवास्टोपोल के थ्रू है, लेकिन यहाँ भी एक मसला है। मेडिटरेनियन सी तक पहुँचने के लिए रशियन शिप्स को बॉस्फोरस और डार्डमल स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, और ये दोनों स्ट्रेट्स टर्की के कंट्रोल में है, जो एक नेटो कंट्री है। नेटो के साथ वॉर की सूरत में टर्की ये दोनों पॉइंट्स ब्लॉक कर सकता है, जिससे इसकी अटलांटिक ओशन और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी गर्म पानी को एक्सेस की वजह से रशिया की ज़्यादातर आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री इन्हीं एरियाज में है। लेकिन रूस का ये खालीपन इसका सबसे बड़ा हथियार भी है। बज़ाहिर ईस्टर्न रशिया एक कमज़ोरी लगता है क्योंकि यहाँ इतनी थोड़ी आबादी है, लेकिन यही खाली ज़मीन रूस को एक ज़बरदस्त मिलिट्री एडवांटेज भी देती है। ये इतनी बड़ी खाली ज़मीन रूस के लिए एक बफर जोन बन जाती है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन ईस्टर्न साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसे कई 100 किलोमीटर पर फैले हुए जंगलों, दरियाओं और पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर वो रशिया के बड़े शहरों के करीब पहुंच सकेगा। इस तरह रूस को वक्त मिलता है कि वो किसी भी अटैक के जवाब को अच्छे से प्लान कर सके। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा हो भी चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर वेस्टर्न साइड से अटैक किया। जर्मन फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सोवियत आर्मी जानबूझकर पीछे हटते गए और इतना अंदर चले गए कि जर्मन आर्मी की सप्लाई लाइन मुतासिर होने लगी। ऊपर से यहाँ सख्त सर्दी थी तो जर्मन फौजी थकने लगे। ऐसे में सोवियत फौजियों ने इकट्ठे होकर हर तरफ से अटैक किया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। यही स्ट्रेटेजी आज भी यूज हो सकती है, क्योंकि रशिया की जियोग्राफी बाहर से आने वाली किसी भी आर्मी के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन की ज्यादातर मिलिट्री बेसिस और रेडार स्टेशंस इधर साइबेरिया में ही थे। ये अड्डे जानबूझकर इधर बनाए गए थे ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस करना भी मुश्किल हो। और सिर्फ यही नहीं, इसी साइबेरिया में बॉम्बर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी छिपाए गए ताकि कोई यहाँ तक पहुँच न सके। तो गो के ईस्टर्न रशिया खाली नजर आता है, लेकिन ये खालीपन रूस को सांस लेने के लिए जगह देता है, दिफा के लिए वक्त देता है और अपने सबसे ताकतवर हथियारों को छिपाने की गुंजाइश भी देता है। तो 80% रशियन सिर्फ 20% एरिया में क्यों रहते हैं? लेकिन ये खाली जगह सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि रशिया की हिडन स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये न सिर्फ रशिया की हिफाजत करती है बल्कि इसे वो रिसोर्सेज भी देती है जिनकी वजह से वो एक वर्ल्ड सुपर पावर बन जाता है। आज टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो चुकी है। मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक के बीच फ्लाइट सिर्फ 8 घंटे लेती है। इंटरनेट कनेक्शंस पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। यूरोपियन में शहर करीब करीब हैं, ट्रेनें तेज हैं, दुकानें भरी हुई हैं और स्कूल, अस्पताल, सड़कें जैसे बड़े शहरों में सहूलियात तो हैं। मगर जैसे ही आप थोड़ा और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हालात खराब होते जाते हैं। बहुत से नौजवान पढ़ाई या नौकरी के लिए ईस्टर्न साइड से आते हैं, फिर दोबारा कभी वापस नहीं जा सकते। इस ईस्टर्न साइड पर बर्थ रेट भी कम है और बूढ़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जहां वेस्टर्न साइड की आबादी बढ़ती जा रही है, वहीं ईस्टर्न साइड मज़ीद खाली होता जा रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एरिया रिसोर्सेज से माला माल है। अगर रशिया एक जाइंट है तो ये एक ऐसा जाइंट है जो एक टांग पर खड़ा है। इसकी सारी पावर और तरक्की वेस्टर्न साइड पर है, जबकि ईस्टर्न साइड का फ्यूचर अनसर्टेन है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, और अगर अभी तक आपने मल्टीमीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।